नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। जैसा आप जानते हैं, हमने गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड का एनालिसिस किया था पिछली वीडियो में, और फिर हमने देखा कि उसकी एक सब्सिडरी है जो लिस्टेड है एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जिसका एनालिसिस भी हमें करना चाहिए गोदरेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। और आप ये भी जानते हैं, हम पिछले कुछ टाइम से ऐसी कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आ रही है, पर ये वो कंपनी है जो मुझे लगता है कि हम सभी को पसंद आएगी और इसे हम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। पर क्या सही प्राइस है, क्या कंडीशंस है इसके, क्या रिस्क है, वो सब समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसा आप जानते हैं किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में समझने के लिए, ताकि आपको मदद मिल सके जब टाइम बुरा हो, ये समझने के लिए कि इसे और ऐड करना है, एग्जिट करना है या बस होल्ड करना है। तो ये सब समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं हम। ये कंपनी 1994 में शुरू हुई थी, जब अशोक हिरेमत जी ने एक कंपनी जो उषा ट्रेडर्स लिमिटेड के नाम से थी और उनका एक यूनिट था डोंबिवली में जो अच्छी तरीके से चल नहीं रहा था, सिक यूनिट था, उसे एक्वायर कर लिया। उस टाइम पे वो फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट्स बनाया करते थे। उन्होंने उसका एक्विजिशन किया और उसमें काफ़ी चेंजेस किए। इन्होंने इस कंपनी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। वो क्या बदलाव लाया उसकी बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा अशोक हिरेमत जी के एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने विंचेस्टर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1994 से अब तक ये जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ। एक तरह से आप इन्हें इस कंपनी का फाउंडर भी कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और कुछ समय तक ये इसके सीईओ भी थे। अब सीईओ नया आ गया जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इन्होंने इस कंपनी में क्या चेंजेस लाया दोस्तों? इन्होंने देखा कि ट्रेंड्स क्या है। इन्होंने देखा कि एग्रोकेमिकल वगैरह और उसके जो केमिकल है उसमें ये अपनी एंट्री ले सकते हैं, उसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने देखा कि हम ये सब जो इंटरमीडिएट्स है, केमिकल है, उसकी मास्टरी कर सकते हैं और हम बड़े बड़े क्लाइंट्स को वो केमिकल सेल कर सकते हैं। तो इन्होंने केमिकल डोमेन पे, एग्रोकेमिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल पे भी कंपनी का फोकस है, पर वो बहुत कम है। इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो फंगीसाइड्स है उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया उसमें। और आज के टाइम पे आपको जान के खुशी होगी दोस्तों कि ट्रायोजोल, जो कि काफ़ी पॉपुलर है फंगीसाइड्स में, उसमें इस कंपनी की बहुत अच्छी पकड़ है। उसमें ये ट्रायोजोल में एक डोमिनेंट प्लेयर है और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है ग्लोबली। चाइना से भी ये अच्छी तरीके से कम्पीट कर पाते हैं। इनमें इनका डिसेंट मार्केट शेयर भी है। तो एक छोटी सी कंपनी से एक शुरुआत हुई इस कंपनी का, पर इन्होंने उस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस हासिल कर लिया। केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, प्रोसेस इंजीनियरिंग पे फोकस किया, ताकि ये ऐसे प्रोडक्ट बना सके जो एग्रोकेमिकल्स में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको हेल्प कर सके, उनको इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कर सके, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर सके, या फिर उन्हें बल्क एंड फॉर्मुलेशन भी प्रोवाइड कर सके। तो अगर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये कंपनी केमिकल्स बेस्ड कंपनी है जो एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। एक और चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि ट्रायोजोल फंगीसाइड्स पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अब फंगीसाइड्स क्या होता है दोस्तों? अगर आप खेती करते हैं तो उसमें फंगस आ जाते हैं, उससे अपने प्लांट्स को बचाने के लिए आप वो फंगीसाइड्स के इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ट्रायोजोल बहुत ही पुराना केमिस्ट्री है जो बहुत टाइम से यूज़ होता जा रहा है। थोड़े बदलाव आए हैं फंगीसाइड्स में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर ट्रायोजोल का मार्केट शेयर काफ़ी बहुत बड़ा है फंगीसाइड्स मार्केट में। चलिए थोड़ा कंपनी के बारे में आगे देखते हैं कि आज ये कहाँ स्टैंड करती है। उसके पहले जैसे मैंने बताया कि गोदरेज एग्रोवेट अब इस कंपनी का प्रमोटर है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल दे दूं कि 2015 में इन्होंने स्टेक सेल करके गोदरेज एग्रोवेट को स्टेक सेल किया, जिसके बाद गोदरेज एग्रोवेट इस कंपनी का कंबाइंड प्रमोटर बन गया। आज के टाइम पे गोदरेज एग्रोवेट ही इस कंपनी का प्रमोटर है। काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके पास है। शेयर होल्डिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली कि गोदरेज एग्रोवेट का इसमें इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि गोदरेज एग्रोवेट खुद एक एग्री बेस्ड कंपनी है जो फार्मर्स को डिफरेंट फंगीसाइड्स वगैरह पेस्टिसाइड्स में हेल्प करती है, जिसे हमने एनालिसिस में देखा था। तो गोदरेज एग्रोवेट के लिए ये कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरह हो गया था। दूसरा, 2015 वगैरह में ऐसा दोस्तों एक ट्रेंड आया 2014-15 में कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज जो है वो चाइना से थोड़ा शिफ्ट कर रही थी, डाइवर्सिफाई कर रही थी, तो वो बिजनेस इंडिया को मिल रहा था, जो कि एस्टेक को भी मिल रहा था। तो गोदरेज के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसे एक्वायर करना। और गोदरेज आप जानते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ा ब्रांड है, उसका ब्रांड ट्रस्ट भी अच्छा है। तो उस एक्विजिशन के बाद इन दोनों कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, इनके बिजनेस बढ़ गए हैं, इनका ट्रस्ट बढ़ गया है ग्लोबल प्लेयर्स में। और ये अगर आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका
सारा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। इन्हें क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कितने वॉल्यूम का है, किस प्रोडक्ट का है, वो कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देते। तो जो क्लाइंट है उसकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी ये मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 2015 में गोदरेज इसके प्रमोटर बने। थोड़ा एक क्लॉज रखा था उन्होंने कि अशोक हीरेमत मिनिमम 3 इयर्स तक उस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, पर वो ज़्यादा समय तक जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं, पर धीरे धीरे इन्होंने स्टेक अपना ज़रूर कम किया है। तो अगर आप देखेंगे कि अशोक हीरेमत ने एक सिक यूनिट से इसको काफ़ी आगे तक लेके आया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस हासिल की, पर अब इसका जो नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ है, नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है, उसमें गोदरेज एग्रोवेट इस कंपनी पे कैसे फोकस कर रहा है उसके बारे में चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अगर दोस्तों कंपनी के बारे में जैसा हमने देख लिया कि कंपनी 1994 में शुरू हुई थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, और इसका फोकस है एग्रोकेमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो जैसे हमने एपीआईज देखा था फार्मा में होते हैं, उसका सिमिलर ये है केमिकल्स में। दूसरा, ये बल्क एंड फॉर्मुलेशंस भी बनाते हैं अपने क्लाइंट्स को, पर ये इनका ऐसा खुद का ब्रांड नहीं है, ये दूसरे क्लाइंट्स को बना के देते हैं बल्क में। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है कंपनी का, कभी भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं रहा है। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी बनाते हैं, जो कि दूसरी केमिकल कंपनीज, टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चर कंपनीज यूज़ करती हैं। तो ये देखेंगे ये सब ये बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट ये सेल कहाँ करते हैं, ये इंडिया में सेल करते हैं, और इसके अलावा ये 24 कंट्रीज़ में भी सेल करते हैं। ये इनका जो सेल का माध्यम है वो अलग अलग होता है, या एंटरप्राइजेस को सेल करते हैं। तो ये B2B कंपनी हुई, गोदरेज एग्रोवेट भी इनका क्लाइंट है दोस्तों। तो ये इनको सेल करते हैं, और ये B2B हो गया जैसा आप समझ रहे हैं। और इसके अलावा ये दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हैं और आप इनके साथ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप कर लें, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर भी करके देंगे वो सारे प्रोडक्ट। हालांकि हमने अभी तक ट्रायोजोल फंगीसाइड की बात की है दोस्तों, पर ये कंपनी अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो इनका काफ़ी केमिस्ट्रीज पे काफ़ी अच्छी पकड़ है। हालांकि ट्रायोजोल फंगीसाइड के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। कंपनी ने रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट से कितना आता है वो डिस्क्लोजर नहीं किया है, पर कंपनी के पास और भी केमिस्ट्री में महारत हासिल है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, जैसा हमने देखा इन्होंने शुरुआत डोंबिवली से की थी, पर आज के टाइम पे इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें 3 अगर आप देखेंगे महाड़ महाराष्ट्र में है, उसके अलावा एक डोंबिवली में है। कंपनी अगर आप देखेंगे दोस्तों, इनके एंड प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट को कैटर करते हैं, तो अगर आप देखेंगे एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल, मेजोरिटी एग्रोकेमिकल ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्ट्स क्या है इनके वो देख लेते हैं। तो इनका मेजर प्रोडक्ट है, जिसमें अगर आप देखेंगे मोस्टली फंगीसाइड्स है, जो हेक्साकोनाजोल, ये एक ट्रायोजोल का वेरिएशन है। तो ट्रायोजोल का मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें ट्रायोजोल फंगीसाइड्स में बहुत सारे प्रोडक्ट है। इसमें कुछ प्रोडक्ट ये कंपनी भी बनाती है, जिसमें ये हो गया, एक दूसरा है टेबिकोनाजोल, और इसके अलावा ये मेटालैक्सिल, ये ट्रायोजोल फंगीसाइड नहीं है, तो ये भी ये बनाते हैं। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल। तो जो 3 अगर आप देखेंगे काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रायोजोल फंगीसाइड में, वो प्रोडक्ट इस कंपनी के पास ऑलरेडी है। हालांकि ट्रायोजोल फंगीसाइड में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी नहीं बनाती है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी के पास R&D पे इनका फोकस था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। अब कंपनी और भी फोकस कर रही है R&D पे, क्योंकि अभी इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इनके प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। नए नए केमिस्ट्री में इन्हें प्रोसेस इंजीनियरिंग और प्रोसेस डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए इन्हें R&D यूनिट लगेगा। तो कंपनी पिछले कुछ सालों से दोस्तों R&D पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है। एक नया R&D प्लांट भी बना रही है दोस्तों कंपनी अपना, जिससे कि ये नए नए प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से उसमें रिसर्च कर सके और उसका प्रोसेस पूरा स्टैब्लिश कर सके, और अपने क्लाइंट्स को नए नए प्रोडक्ट ऑफर कर सके। इसके तहत ही अगर आप देखेंगे दोस्तों, नवीन फ्लोरिन और SRF जो है, फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रांग है, और वो अगर आप देखेंगे क्लोज टू डिओपॉली है उन दोनों की, तो वहाँ भी ये कंपनी एंटर करना चाहती है। पर ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपकी R&D कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग हो, आप नए नए केमिस्ट्रीज़ की R&D कर सके, प्रोसेस इंजीनियरिंग कर सके, और वो एक कमर्शियल स्केल पे क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाए। तो उसके लिए R&D पे फोकस होना चाहिए, जो कंपनी अब बहुत अच्छे से कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, तो प्रोसेस रिसर्च, प्रोसेस डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये जो केमिस्ट्री है उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके अराउंड पूरा इनका R&D होता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है केमिकल की, जो थियरीज़ है उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, और उससे कैसे अगर आप देखेंगे केमिकल प्रोडक्ट बना के दे अपने क्लाइंट को, जिससे कि उन्हें एक वर्ल्ड क्लास बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बने। और कंपनी का फोकस रहेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस हासिल कर सके। तो आपको ध्यान रखना है, ये केमिकल बेस्ड कंपनी है जो इसका फोकस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस। ये B2C या डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करेगी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, वो B2C फोकस्ड है, तो वो भी इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। ट्रायोजोल की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। ट्रायोजोल का एक मार्केट साइज अगर आप देखेंगे दोस्तों, ग्लोबली $3.3 बिलियन का मार्केट है, और अगर आप देखेंगे इसमें एस्टेक का मार्केट शेयर 3% ही है। और इसकी वजह क्या है कि ट्रायोजोल जो फंगीसाइड है उसमें
बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर ये कंपनी 3-4 से प्रोडक्ट ही बनाती थी और अब 3-4 और लॉन्च कर रही है, तो टोटल 6 to 7 ट्रायोजोल फंगिसाइड्स ही बनाती है कंपनी। अब आगे और भी बनाएगी तो इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि कंपनी काफ़ी छोटी थी और पिछले कुछ सालों से ही एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए हैं, चाइना से कॉम्पिटिशन कर पाए हैं। चाइना एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है इस फंगिसाइड मार्केट में, तो अब और उम्मीदें हैं कि कंपनी एक ऐसे स्टेज पे आ गई है जहां कम्पीट कर पा रही है, जहां ग्रोथ होगा। और इसका ग्रोथ कहाँ होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रायोजोल का अगर आप देखेंगे ग्रोथ इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दूसरे फंगिसाइड्स आ गए हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं, पर ये 3% से ग्रो कर रही है। तो इसका ग्रोथ कहाँ से आएगा, ये मार्केट शेयर ले रहे हैं चाइना से। और जैसा आप जानते हैं दोस्तों, हमें वो कंपनीज बहुत पसंद है जो मार्केट शेयर ले पाए, वो भी उस प्लेयर से जो सबसे बेस्ट हो इंडस्ट्री में। तो इनके टॉप प्रोडक्ट्स हमने देखा है दोस्तों, और जो 40 to 45% ट्रायोजोल का मार्केट है वो कुछ सेलेक्ट प्रोडक्ट से ही आता है जो ट्रायोजोल फंगिसाइड्स हैं। इसके अलावा अगर जैसा हमने बोला है 6 to 7 ही ये बनाते हैं, जिसमें अगर देखेंगे 3 और ये इस साल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। चाइना सबसे बड़ा मार्केट शेयर कंट्रोल करता है इसमें, और कंपनी टारगेट कर रही है कि चाइना से मार्केट शेयर लेंगे। और ये अगर होता है दोस्तों, जो कि हो रहा है पिछले कुछ सालों से, चाइना +1 अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया पैंडेमिक में। इस डोमेन में चाइना +1 काफ़ी सालों से चला आ रहा है, तो ये कंपनी को उसका फ़ायदा हुआ है, आगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा और तेज़ी से मुनाफा होगा इनको। इंडिया भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, ट्रायोजोल में लीडिंग प्लेयर है, जिसमें एस्टेक सबसे बेस्ट प्लेयर है अगर इंडिया में देखेंगे। इसके अलावा एक्सेल क्रॉप केयर भी एक अच्छा प्लेयर है ट्रायोजोल मार्केट में। और अगर इसका कंजम्पशन साइड देखेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा मार्केट यूरोप और यूएस है। इंडिया भी 5 to 7% ग्लोबल डिमांड को कैटर करता है। यहाँ एक रिस्क भी है दोस्तों, क्योंकि जो ओल्डर केमिस्ट्रीज है वो यूरोप या यूएस में बैन हो सकती है, क्योंकि यूरोप में एक बार बैन हुआ है। तो इससे इन कंपनीज़ को नुकसान भी हो सकता है अगर कोई एक केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो बैन होता है, क्योंकि डेवलप नेशन आगे हैं तो वो चाहते हैं कि नए नई चीज़ें आगे आए, और जिसके भी साइड इफेक्ट्स है वो बैन कर देते हैं। केमिकल प्रोडक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा बैन करते हैं, तो उसका नुकसान भी होता है। फिर भी ये कंपनी ने, अगर आप देखेंगे यूरोप में बैन होने के बाद इनका ग्रोथ हुआ था, तो ये दूसरे प्रोडक्ट से वो कवर अप कर पाए थे। ट्रायोजोल का एक डाउन साइड दोस्तों ये है कि SDHI एक नया प्रोडक्ट आया था, न्यूयर केमिस्ट्री है, जिसने ट्रायोजोल का मार्केट शेयर का छीनना चालू कर दिया था, और इसका एप्लीकेशन भी ज़्यादा बेहतर था। पर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि SDHI के अगेंस्ट भी जो फंगस थे उनकी इम्यूनिटी आ गई, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। तो क्या होने लगा दोस्तों कि हालांकि SDHI का ग्रोथ काफ़ी बेहतर है, 25 to 30% का ग्रोथ मिलता है उसमें, ट्रायोजोल 3% है। इसका रीज़न ये है कि जब SDHI के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ गई फंगस में, तो लोगों ने क्या किया, ट्रायोजोल और SDHI को कंबाइन करके यूज़ करना चालू कर दिया। तो हालांकि SDHI का ग्रोथ ज़्यादा है, ट्रायोजोल भी मार्केट ग्रो कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा है। तो पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हालांकि ये ओल्डर केमिस्ट्री है, पर फिर भी इसका थोड़ा सा ग्रोथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस कंपनी के लिए, कि ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री जिसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, उसमें भी ये ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप एस्टेक के बारे में देखेंगे दोस्तों, ये ट्रायोजोल में है और SDHI में इसका प्रेजेंस नहीं है, तो ये एक रिस्क भी है। पर ये कंपनी नेविगेट कैसे कर रही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर भी खा रही है ये। अगर आप देखेंगे दोस्तों, इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, ये कैसे पैसे बना रहे हैं, तो जैसे हमने देखा ये B2B ही है, पर B2B में भी इनका 2 सेगमेंट है। एक है एंटरप्राइज सेगमेंट। एंटरप्राइज सेगमेंट में जो एंटरप्राइज इनके क्लाइंट्स है, उनसे 80% इनका रेवेन्यू आता है, और कंपनी का फोकस है कि इससे थोड़ा कम हो रेवेन्यू शेयर, और जो दूसरा सेगमेंट बात करेंगे उससे बढ़े। तो इसमें क्या है कि अभी तक कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, 20% के ऊपर ग्रोथ है, और कंपनी का मानना है आगे भी ये ग्रोथ चलता रहेगा। और इसमें ड्राइवर ऑफ ग्रोथ क्या होगा कि हायर मार्केट शेयर गेन होगा, क्योंकि चाइना +1 अब और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, पहले से भी चलते आ रहा है। और दूसरा, एस्टेक लीडिंग प्लेयर है ट्रायोजोल में, प्लेयर लीडिंग है, कॉम्पिटिटिव है, तो चाइना +1 से और भी फ़ायदा होगा, तो इस कंपनी का एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे इस कंपनी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा थोड़ा अगर इनका जब एंटरप्राइज सेगमेंट आप इवैल्यूएट करते हैं, तो कंपनी का मानना है कि आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मत करिए, क्योंकि इनका जो H2 है, सेकेंड हाफ क्वार्टर है, वो सेकेंड हाफ जो ईयर होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान में रखना है अगर आप क्वार्टरली नंबर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं इनका एंटरप्राइज सेगमेंट का। इसके अलावा जो प्राइसिंग डिसाइड होती है एंटरप्राइज सेगमेंट में, एवरी क्वार्टर वो अपडेट होती है, तो एवरी क्वार्टर इनके टाइम मिलता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंपैक्ट कर रहे हैं वो पास ऑन कर सके, इसमें फिक्स प्राइसेस नहीं होते। दूसरा जो है दोस्तों CMO, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और ये कंपनीज के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मार्जिन्स बहुत अच्छी होती है, रेवेन्यू की सस्टेनेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इनका टॉप लाइन 20% जो रेवेन्यू है उनका CMO से आता है, और कंपनी का फोकस है कि ये सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर और बढ़ाया जाए,
जिससे स्टेबिलिटी मिले इन्हें। तो इसमें दोस्तों ये 4 और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा ये फंगीसाइड में तो थे ही, अब ये हर्बिसाइड्स में भी बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है हर्बिसाइड में दोस्तों कि आप प्लांट लगाते हैं पर उसके आसपास दूसरे प्लांट भी ग्रो हो रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो उनके लिए आपको हर्बिसाइड्स यूज़ करना पड़ता है। इसमें भी कंपनी एंटर कर रही है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, वो हर्बिसाइड सेगमेंट में भी है, तो सेल्स के लिए वो हो गया। और उसके अलावा इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी डिमांड कर रहे थे इस प्रोडक्ट की, तो इससे कंपनी को फ़ायदा होगा। दूसरी बात दोस्तों कि ये जो सेगमेंट है ये हायर मार्जिन है और ये 30 to 35% ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस साल वो ग्रोथ आपको नहीं देखने मिलेगा और हर्बिसाइड में भी ये इंटर किए हैं, तो इससे 1-2 सालों में आपको देखने मिलेगा कि इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ये इनका प्लान सेटअप हो रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। दूसरा क्या है दोस्तों कि ट्रायोजोल में तो इनका मार्केट शेयर अच्छा ही है। दूसरे अलावा जब ये फंगीसाइड के अलावा हर्बिसाइड में भी एंटर कर जाएंगे तो उससे भी इन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो हर्बिसाइड प्लांट है, कंपनी का मानना है उसके लिए उन्हें ऑलरेडी 30 to 35% जो इनकी कैपेसिटी है उसका डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कंपनी का मानना है कि जो फिक्स एसेट टर्नओवर होगा, जो नया ये प्लांट सेटअप करेंगे, अराउंड 90 करोड़ डाल के 80 करोड़ डाल के ये सेटअप कर रहे हैं, उससे 1.6x का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे टर्नओवर 12 to 15 मंथ में। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं दोस्तों 80 करोड़ कंपनी डाल रही है हर्बिसाइड प्लान के लिए, और यहाँ काफ़ी अर्निंग की जो विजिबिलिटी है अगले 1 साल की है, और आगे जाके अगर आप देखेंगे 30 से 35% से और भी ग्रो होगा जो ये पूरा प्लांट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। थोड़ा एक कैवियट दोस्तों कि एस्टेक छोटी कंपनी है अभी, तो सीएमओ स्पेस में इनका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, पर धीरे धीरे कंपनीज़ को इंक्वायरीज़ मिल रही है और पैंडेमिक होने के बावजूद भी इनके जो डील क्लोजर हो रहे हैं तो नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और जो प्राइसिंग है वो पीरियोडिक बेसिस पे निगोशिएट होती है। और इनका जो मॉडल होता है वो ऐसा होता है कि कॉस्ट प्लस मॉडल होता है कि जो आप रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके ऊपर इनका जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे क्लाइंट को ये प्रोडक्ट देंगे। तो इनकी जो मार्जिन वगैरह है वो फिक्स हो जाता है और वॉल्यूम वगैरह भी 3 साल के लिए इन्हें विजिबिलिटी मिल जाती है कि क्या वॉल्यूम होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्ग टर्म है। तो ये बिज़नेस बहुत बेहतरीन हो जाता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट इन्हें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये क्लाइंट को पास ऑन हो जाएगा और इन्हें एक फिक्स कॉस्ट मिलेगा, रेवेन्यू भी फिक्स हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्टेबिलिटी मिलती है कंपनी को। तो किसी भी कंपनी में अगर थोड़ा फिक्स बिजनेस हो, थोड़ा वेरिएबल हो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है कि कंपनी एक तरह रिस्क भी ले रही है, दूसरी तरह स्टेबिलिटी भी है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, मार्केट को भी ऐसी कंपनीज पसंद आती है। तो ये कंपनी वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर और बाकी इन्वेस्टर के रडार पे है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया इसने। रेवेन्यू अगर आप इनका देखिए दोस्तों, रेवेन्यू शेयर तो 2021 का अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट से 48% आया है, डोमेस्टिक से 51, डोमेस्टिक से ज़्यादा आया है। पर अगर आप पिछले ईयर जाएंगे तो एक्सपोर्ट से 56 था और डोमेस्टिक से 43 के अराउंड था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट क्लोज टू 50-50 डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट रहा है अभी तक इनका। ये ट्रू है पूरे एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जो भी है इसमें, कि 50 उनका % डोमेस्टिक होता है, 50% एक्सपोर्ट होता है। पर आगे एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद हमें क्यों लग रही है? क्योंकि China+1 स्ट्रेटेजी में इंडियन प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, एस्टेक को फ़ायदा होगा, तो एक्सपोर्ट का जो डोमेन है उसमें ज़्यादा ग्रोथ आने की उम्मीदें हैं हमें। तो ये रेवेन्यू जो देख रहे हैं आप, ये शायद आपको आगे देखने मिले अगले 2-3 सालों में कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा आ रहा है 60-70%, और डोमेस्टिक का शेयर डोमेस्टिक भी होगा पर मार्केट शेयर इनका जो शेयर होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से आएगा। तो ओवरऑल मुझे दोस्तों इस कंपनी में पसंद क्या आ रहा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ है कि इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 22 है, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे लगता है ये थोड़ा अब कम होने की उम्मीद है क्योंकि ये हर्बिसाइड प्लान सेटअप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जा रहा है इनका और उससे रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शॉर्ट टर्म में ये नंबर्स इंपैक्ट होगा। दूसरा रीज़न क्या है कि ये R&D प्लान भी सेटअप कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कंपनी अब खर्चे कर रही है जिसका इफेक्ट हमें अगले 2-3 सालों में देखने मिलेगा, क्योंकि ये सब आपको तुरंत इफेक्ट देखने नहीं मिलता। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ये नंबर इम्पैक्ट होगा, पर फिर भी कंपनी अच्छी चीज़ें कर रही है, तो ये नंबर इम्पैक्ट होने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, ट्रायोजोल फंगीसाइड में कंपनी लीडिंग प्लेयर है, कॉम्पिटिटिव है ग्लोबली, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्लोबली कम्पीट कर पाते हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आप आगे मार्केट शेयर भी लेंगे। क्योंकि चाइना का क्या होगा दोस्तों, वहाँ ह्यूमन कॉस्ट बढ़ रहा है और इंडिया में ऐसा नहीं है, तो अब हमारे प्लेयर्स और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। दूसरा, अगर आगे देखेंगे दोस्तों तो जो नया हर्बिसाइड प्लांट है वो ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी और डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, फंगीसाइड से हर्बिसाइड में भी इंटर कर जाएगी। इसके आगे क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा चाइना पे थी, तो इन्होंने पिछले सालों में फोकस किया कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं और अपना डिपेंडेंसी कम करते हैं, और इससे क्या होगा कि अब इनका जो मार्जिन है ओवरऑल
वो एक्सपांड होगा, क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो भी ये कंपनी खुद ही बना रही है। उसके आगे दोस्तों की R&D अगर इनका जब कंप्लीट हो जाएगा, R&D स्केल नया सेंटर जो बना रहे कंप्लीट हो जाएगा, तो इनके केमिस्ट है वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि ये नए नए प्रोसेस जल्दी डिवाइस कर पाएंगे और उसमें स्केलेबिलिटी ला पाएंगे। और जैसा हमने देखा कि कंपनी का फोकस रहेगा फ्लोरिनेशन जैसी नए नए केमिस्ट्रीज़ में एंटर करना, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि ये ऐसी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज़ पे महारत हासिल करे और कॉम्पिटिटिव हो पाए ग्लोबल प्लेयर से और इंडियन प्लेयर से भी। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि China+1 बहुत ऑन ग्राउंड देखने मिल रहा है। मैंने इनका कॉन कॉल अटेंड किया तो उसमें भी अशोक हीरेमत जी ने बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि ये जो China+1 है क्या ये बस थियरी में है कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकल हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है। बहुत ज़्यादा हमें डिमांड देखने मिल रहा है, निगोशिएशन देखने मिल रहा है, अब बातें हो रही है, बड़े बड़े क्लाइंट्स बात कर रहे हैं इनसे और दूसरे प्लेयर से कि वो कैसे अपना जो सप्लाई चेन है डाइवर्सिफाई कर सके, इंडिया में भी चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे। हालांकि आगे ऐसा भी हो सकता है कि हम इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाए, फिर वो कहीं और डाइवर्सिफाई करना चाहें, पर शॉर्ट टर्म में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा इंडियन कंपनीज़ के लिए। और हमारा जो कंपनीज़ हैं हमारी, वो उनके लिए बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और एस्टेक के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। थ्रेड्स की बात कर लेते हैं। बहुत बड़े नहीं हैं, पर क्योंकि एग्रीकेमिकल कंपनी है तो अगर मानसून अच्छा नहीं रहेगा तो इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि इस साल इंडिया में मानसून अच्छे होने के आसार हैं, तो इस साल ये ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा। दूसरा, अगर दोस्तों की एल नीनो कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ड्रॉट सिचुएशन आती है या फिर फ्लड भी आ सकता है, ऐसे सब सिचुएशन आती हैं, तो एग्रोकेमिकल कंपनी है तो वो ज़्यादा रिस्क होता है। पर इस कंपनी पे उसके बहुत ज़्यादा रिस्क अभी तक हमें देखने नहीं मिले हैं। दूसरा क्या है कि कंपनी का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। इसके अलावा इनका रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा ये इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, तो इन्हें एक जो फॉरेन रिस्क है वो हमेशा रहेगा। अगर ऐसा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन होती है या किसी कंट्री से रिस्क होता है, प्रॉब्लम होता है, मोस्टली चाइना या फिर जो इनके क्लाइंट है US यूरोप में, वहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये बस इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, ये ग्लोबली डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट सेल करने और रॉ मटेरियल के लिए भी। हालांकि रॉ मटेरियल के लिए कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, पर अभी भी काफ़ी हद तक ये डिपेंडेंट है चाइना में। और कोविड का तो एक रिस्क रहेगा कि दोस्तों कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो इनका सेल्स में और या फिर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में भी रिस्क हो सकता है अगर चाइना लॉकडाउन में जाता है तो, जो कि हुआ है अभी रिसेंटली। हालांकि इसका फ़ायदा ये होता है कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी लॉकडाउन में चले जाते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, इन्हें प्राइसेस बेटर मिलते हैं, जो कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में इन्हें देखने मिला था। और इनके क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर ली थी, और इसका डाउन साइड ये हुआ कि उस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आया, आगे क्वार्टर्स में प्राइसेस गिर गए जब चाइना की कंपनीज भी ओपन हो गई। तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है इसके, पर ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में मैटर करेगा, ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, तो एक साल में ये सब चीज़ें स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। अभी नए CEO की बात कर लेते हैं। अभी तक क्योंकि अशोक हीरेमत जी ने इस कंपनी को चलाया, बहुत अच्छे लेवल पे लाया, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे दोस्तों पसंद आता है जब कोई कंपनी है प्रोफेशनल चलाए, कोई उसका प्रमोटर नहीं रन करे, प्रोफेशनल चलाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा रिस्क कम हो जाता है हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी ने नया CEO हायर किया है, अनुराग राय जी को, जो कि अब इस कंपनी के CEO होंगे। इनका थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप देखें दोस्तों तो कोलंबिया बिजनेस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे IFT से भी पढ़ाई की है इन्होंने, और इनका अगर BTech देखेंगे तो अगर आप देखेंगे HBTI कॉलेज से है, तो ये इनका थोड़ा बैकग्राउंड है। पर इसके अलावा अगर इनका एक्सपीरियंस देखेंगे दोस्तों, तो इनका मैंने एक्सपीरियंस देखा लिंक्डइन पे जाके, काफ़ी कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया है, जुबलेंट के साथ काम किया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज का साथ काम किया है, और अभी ये मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स के CEO रह चुके हैं। तो इनका अगर आप ओवरऑल बैकग्राउंड देखेंगे दोस्तों, तो इन्होंने फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज़ में ही काम किया है, और इनका मेजर पोर्शन रहा है B2B साइड में, जहां ये क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करना और उस बिज़नेस को ग्रो करने में फोकस रहा है। तो मुझे लगता है अब अनुराग राय जी को लाया गया है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाए, और कंपनी का अभी तक मेजर फोकस एग्रोकेमिकल पे रहा है। शायद अभी हम देखने मिले कि फार्मास्यूटिकल पे भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करे, पर ये अभी हमें देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्तों कि अब कंपनी में एक प्रोफेशनल CEO होगा, प्रमोटर CEO नहीं है, तो यहाँ रिस्क ज़रूर कम हो जाता है। तो ओवरऑल ये सब मुझे पसंद आया दोस्तों। अब थोड़ा चलते हैं नंबर्स देखते हैं, क्या नंबर्स और वैल्यूएशन हमारे फेवर में है या नहीं, वो देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एक चीज़ हुआ है दोस्तों इस कंपनी के साथ कि ये कंपनी में काफ़ी टाइम से रूमर और प्रमोटर्स का भी मानना था कि ये PI इंडस्ट्रीज़ की तरफ बनना चाहते हैं, पर ये PI इंडस्ट्री से एटलीस्ट 10 ईयर्स बिहाइंड है। और PI इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और उसमें और थोड़ा डिटेल देखेंगे तो वो पेटेंट ऑफ पेटेंट जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस करती है, उनकी मार्जिन्स बेटर है और डाइवर्सिफाइड भी है। एस्पिरेशन होना अच्छी बात है,
पर उसके चक्कर में इसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2,500 करोड़ का है, कंपनी छोटी है। अगर ROC ROE नंबर देखेंगे तो अच्छे दिख रहे हैं, पर मैंने जैसे आपको बताया शॉर्ट टर्म में कम हो सकते हैं। और स्टॉक की PE 41 है, जो थोड़ा हाइयर एंड पे है, स्पेशली क्योंकि इस कंपनी को लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, रिटर्न देखेंगे ना, तो 2009 से 2014 तक इस कंपनी में इतने ज़्यादा रिटर्न दिए नहीं और ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। पर उसके बाद जब China+1 प्ले आउट होना चालू हुआ इस इंडस्ट्री में और गोदरेज एग्रोवेट के आने के बाद भी इस कंपनी को फ़ायदा हुआ दोनों, तो कंपनी काफ़ी ऊपर गई। हालांकि एक रिस्क हुआ था ज़रूर कि जिसमें गोदरेज एग्रोवेट इस कंपनी को मर्ज करना चाहती थी 2018 में, पर वो मर्जर सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर अग्री नहीं किए। और उसका रीज़न भी था दोस्तों कि गोदरेज एग्रोवेट अगर आप देखेंगे, जैसा हमने एनालिसिस किया, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है और मार्जिन्स वगैरह उनके अच्छे नहीं है, ROC नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, जो कि एस्टेक में है। तो कोई भी नहीं चाहेगा इन्वेस्टर जिसके पास एस्टेक है कि वो गोदरेज ओन करे। गोदरेज इन्वेस्टर, एग्रोवेट इन्वेस्टर ज़रूर इसको ओन करना चाहेंगे, पर एस्टेक का इन्वेस्टर, शायद हर इन्वेस्टर गोदरेज एग्रोवेट ओन नहीं करना चाहिए। पर गोदरेज एग्रोवेट इसका प्रमोटर है, तो वहाँ हमें थोड़ा सेफ्टी मिलता है कि अगर आप देखेंगे कोई रिस्क नहीं होगा, और इसके अलावा डेट वगैरह भी अगर थोड़ा हाई होगा कंपनी का, तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा कि प्रमोटर अच्छे मैनेज कर पाएंगे। पर अगर ये मर्ज करते हैं तो एक रिस्क रहेगा। पर मुझे लगता है गोदरेज एग्रोवेट अब वो कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार किया और वो अच्छे से नहीं गया और माइनॉरिटी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया। वो एक रिस्क ज़रूर रहेगा दोस्तों। पर ओवरऑल फिर भी देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी ऊपर गया है। और पिछला, जैसे मैंने बताया, चाइना लॉकडाउन के बाद इनके नंबर्स बहुत इंप्रूव हुए थे। तो अगर मार्च क्वार्टर देखेंगे लास्ट ईयर का, रेवेन्यू काफ़ी हाई चला गया था, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई थी, पर वो फिर नंबर उतने ज़्यादा सस्टेन नहीं हुए, थोड़े फॉल हुए। और अगर इनका आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स कंपेयर करके बहुत फ़ायदा नहीं है। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा था। ईयरली नंबर्स अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी ग्रोथ दिखाया कंपनी ने, अच्छा ही जा रहा है रेवेन्यू। और 2010 से 2020 तक 21 तक देखेंगे, पिछले 11 सालों में 100 करोड़ से रेवेन्यू से अगर ये देखेंगे ऑलमोस्ट 600 करोड़ के पहुंच गई है। तो 6x रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ज़रूर देखने मिलेगा, पर 2014 के ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। 1-2 साल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने ज़रूर मिला है, और वो प्राइजेज इतने वैरी तो होते ही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इनका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5-6 सालों में काफ़ी बेहतरीन रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और अगले 1 साल अगर आप छोड़ दें, जब यहाँ ये कैपेक्स कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगले 2-3 सालों में और ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा। China+1 प्ले आउट होगा, न्यू ईयर केमिस्ट्री में ये एंटर करेंगे, हर्बिसाइड में भी ये एंटर करेंगे, तो वहाँ से इन कंपनी का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल दोस्तों, मुझे नंबर्स वगैरह में अच्छा लग रहा है कंपनी। पर एक ही चीज़ है कि अगर 600 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और उसके ऊपर ये कंपनी अगर देखेंगे तो 2500 करोड़ के आसपास ट्रेड हो रही है, तो 4x के अराउंड इस कंपनी का वैल्यूएशन है रेवेन्यू का, जो कि एक प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बुल मार्केट है तो ऐसे वैल्यूएशन मिल जाते हैं। पर अगर आप देखेंगे PI इंडस्ट्रीज इस टाइम पे 10 साल पहले वो 1x टू सेल्स था, तो वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े इसके हायर एंड पे हैं। बुल मार्केट है तो वैल्यूएशन हाई होगा ही दोस्तों, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल दोस्तों, अगर आप देखेंगे इनके रेशियोज वगैरह डिसेंट है, थोड़े फ्लक्चुएशन आते हैं, और मैंने जैसे बताया एक रिस्क कम आएगा थोड़ा। प्रमोटर्स में देखेंगे दोस्तों, तो अशोक हीरेमठ जी की प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, वो कम करते जा रहे हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो शायद कंपनी से जुड़े भी ना रहे आगे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि गोदरेज एग्रोवेट जो इसका प्रमोटर है वो क्या कर रहा है, वो इस कंपनी में स्टेक अपना बढ़ाते जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो प्रमोटर को काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी पे, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा FII इसका अगर आप देखेंगे काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है, काफ़ी अगर आप देखेंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा रहा नहीं है FII का एक्सपोजर, पर थोड़ा बढ़ा था और वापस कम हुआ। DIAs का अगर आप देखेंगे ज़रूर एक्सपोजर बढ़ गया, और पब्लिक शेयर होल्डिंग भी इस कंपनी में अच्छी है। तो ओवरऑल दोस्तों, हम क्या कहेंगे इस कंपनी के बारे में, जैसा हमने देखा कंपनी में अभी तक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आगे भी और अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि R&D पे फोकस है, नए नए प्रोडक्ट्स पे फोकस है। पर शॉर्ट टर्म में ज़रूर इसमें थोड़ा मुझे लगता है नंबर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि R&D और हर्बिसाइड प्लांट की वजह से इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा और उससे अर्निंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मार्केट आप जानते हैं जैसा दोस्तों कि शॉर्ट टर्म बहुत है, ये लॉन्ग टर्म ज़्यादा टाइम दिखता नहीं है, काफ़ी टाइम ये शॉर्ट टर्म दिखता है, और अगर नंबर्स ख़राब आए तो वो गिर जाता है। तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी है और इसे ओन किया जा सकता है, पर आप अपने जो भी सलाहकार हैं, जो भी आपके सी हैं, उनसे कंसल्ट करके ही करिए। ये प्योरली एजुकेशनल रहेगा आपके लिए। तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। अभी हमारे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, पर ये हम ट्रैक कर रहे हैं कंपनी अच्छे से, और मुझे लगता है अगले 1 सालों में जब इसके नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखेंगे तब ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आगे चल के जब इनका R&D सेटअप हो जाएगा, स्केल हो जाएगा सब कुछ, तब इसके नंबर्स बहुत अच्छे आना चालू हो जाएंगे।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद हमें एक अच्छी कंपनी मिली है एनालिसिस के लिए। आप देखिए ये एनालिसिस, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस कंपनी को बाय करेंगे या नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।